नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आज से कई साल पहले मेरे दोस्त राहुल के साथ कुछ ऐसा घटा था जिसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब मेरे बच्चे निर्मला और उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो बताते समय मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है। ये कहानी राहुल और उसके परिवार की है। ये कहानी 10 जून 2017 की है। आज से लगभग 4 साल पहले राहुल और उसका परिवार खंडवा में शिफ्ट हुआ था। राहुल और उसका परिवार पहले नागपुर में रहते थे, पर राहुल का प्रमोशन होने के कारण उसे जल्द से जल्द खंडवा शिफ्ट होना पड़ा। राहुल अपनी बीवी और बेटी के साथ कुछ दिन पहले ही खंडवा शिफ्ट हुआ था। राहुल अपने कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे था और राहुल की बीवी उसी कंपनी में कोवर्कर थी। राहुल और अर्चना को अपनी बेटी निर्मला के लिए टाइम नहीं मिलता था। दोनों हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। पर एक दिन जब राहुल और अर्चना रात 12 बजे घर आए, इन दोनों को देख निर्मला बोली, आप लोगों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। खंडवा आए हुए 1 महीने हो गए हैं और अब तक आप दोनों मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। राहुल और अर्चना ने कहा, हम जल्द ही घूमने जाएंगे, अभी हमें बहुत काम है। पर निर्मला ने जिद पकड़ ली, मुझे घूमना है मतलब घूमना है। पर अर्चना निर्मला को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, पर निर्मला जिद पे अड़ गई, मुझे जाना है मतलब जाना है। राहुल ने कहा, हम संडे को घूमने जाएंगे, पर निर्मला ने कहा, नहीं, मुझे कल ही चलना है, हम कल सुबह जाएंगे। राहुल ने निर्मला की बात को सरासर मना कर दिया, पर जब निर्मला रोने लगी तब राहुल और उसकी बीवी अर्चना कल निर्मला के साथ घूमने को तैयार हो गए। राहुल ने अपने ऑफिस फ़ोन किया और कहा, कल मैं और अर्चना नहीं आएंगे, हम अपनी बेटी के साथ घूमने जाएंगे। अगले दिन 10 जून 2017 की सुबह राहुल अपनी बीवी और बेटी के साथ घूमने निकला। राहुल ने कहा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक भोलेनाथ का मंदिर है, हम पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ दर्शन करने के बाद पास के ढाबे पे खाना खाएंगे और फिर खंडवा की वादियों में घूमने जाएंगे। राहुल सबसे पहले अपने परिवार के साथ भोलेनाथ के मंदिर गया। सबने मंदिर में दर्शन किए और फिर वहां से पास के ढाबे पे खाने चले गए। ढाबे पे खाने का ऑर्डर देके राहुल ढाबे वाले को बताने लगा, हम खंडवा की वादियां देखना चाहते हैं, क्या ये रास्ता वहां जाने के लिए सही है? ढाबे वाले ने कहा, साहब ठीक तो है, पर राहुल ने पूछा, पर क्या? ढाबे वाले ने कहा, वहां बहुत घटनाएं होती रहती हैं, मैं तो कहूँगा आप वहाँ मत जाओ, अपनी बीवी और बेटी के साथ वहाँ ना जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। राहुल ने कहा, कौन सी घटनाएं होती हैं वहाँ? ढाबे वाले ने कहा, वहाँ एक कुआं है, वो काफ़ी अजीब जगह है, आसपास में कहीं भी पेड़ नहीं है, पर उस कुएं के पास बहुत बड़े और घने पेड़ हैं और कुछ लोग अजीब अजीब बातें भी करते हैं उस जगह के बारे में। अभी कुछ दिन पहले वहाँ कुछ लोग गए थे, जब वो वापस आए तो बहुत घबराए हुए थे और तो और उनकी हालत देख के हम सब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। राहुल ने पूछा, ऐसा क्या देखा तुम सब ने जो एकाएक सब डर गए? ढाबे वाले ने बताया, उनमें से एक आदमी का हाथ पूरी तरह टूट गया था और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था, उसकी हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हम दारू पी रहे थे, तभी अचानक से किसी ने इसका हाथ तोड़ दिया। राहुल ने कहा, ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो, पी के आपस में लड़ रहे होंगे इसलिए हाथ टूट गया होगा। ढाबे वाले ने कहा, आप गलत समझ रहे हो साहब, हाथ टूटना अजीब नहीं था। बोलते बोलते वो नीला पड़ने लगा और तो और वो हम सबको मारने आ ही रहा था कि उसके मुंह से पीला झाग आने लगा और वो मर गया। राहुल ने कहा, क्या तुम लोग समझते नहीं हो, वो लोग जहरीली शराब पीकर ऐसी हरकतें करेंगे तो यही सब होगा ना। ढाबे वाला बोला, अब वो तो मुझे नहीं पता साहब, पर बहुत अजीब तरह से मर गया था वो। राहुल ने कहा, वहाँ जाने वाला रास्ता ठीक है ना, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, जितना पूछा उतना बताओ। ढाबे वाले ने कहा, वहाँ जाने का रास्ता एकदम सही है,
राहुल अपने टेबल पे आके खाने लगा और ढाबे वाले की बात अपनी बीवी और बेटी को बताने लगा। राहुल की बीवी ने कहा, अगर ढाबा वाला कह रहा है तो जरूर वहाँ कुछ अजीब होगा, हम वहाँ नहीं जाते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल ने कहा, अरे तुम खामखा डर रही हो, मैं हूं ना तुम दोनों के साथ, फिर क्यों टेंशन ले रही हो। निर्मला ने कहा, पापा मम्मी डर जाती हैं। राहुल ने कहा, तेरी मम्मी पापा की तरह स्ट्रांग नहीं है। अर्चना बोली, हाँ हाँ, तुम दोनों किसी से डरते नहीं हो ना। थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद वो सब खंडवा की वादियां देखने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर गप्पे लड़ाने के बाद वो सब खंडवा की वादियां जाने के लिए तैयार थे। राहुल ढाबे वाले को पैसे देने गया। ढाबे वाले ने कहा, ध्यान से जाना साहब, जगह कुछ सही नहीं है। राहुल ने कहा, हाँ हाँ मैं ध्यान दूंगा, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ढाबे वाले को पैसे देकर राहुल अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी में बिठाकर वादियों की ओर निकल गया। राहुल ने ढाबे वाले से पूछा था, जाने का रास्ता कहाँ है। ढाबे वाले ने कहा था, यहाँ से बाएं मुड़ जाओ और वहीं से सीधे सीधे जाओ। राहुल अपनी गाड़ी बाएं ओर मोड़ लेता है और सीधे जाने लगता है। करीब 9 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें वादियां दिखाई दे रही थी। उनसे बस कुछ ही दूर पर वादियां थी। निर्मला ये देख बहुत खुश थी। वो अपने कैमरे से फोटो निकालने लगी। थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। वहां पहुंचकर राहुल ने सबसे पहले अपनी गाड़ी को अच्छी जगह देखकर खड़ी कर दी और फिर अपनी गाड़ी से कुछ सामान लेकर वो लोग वादियों की तरफ चले जाते हैं। वो तीनों काफी देर तक वादियों का लुत्फ उठाते हैं और वहीं की फोटोज निकालते हैं। काफी देर एक ही जगह बैठ बैठ कर निर्मला ऊब गई थी। तो निर्मला ने राहुल से कहा, पापा वो देखो वहाँ कितने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, चलो ना हम वहीं चलते हैं। राहुल ने कहा, आओ चलते हैं। राहुल और निर्मला जा ही रहे थे कि अर्चना बोली, राहुल ढाबे वाले ने इन्हीं पेड़ों की बात की थी ना, वहां जाना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्यों ना हम वहां नहीं जाए, हो सकता है ढाबे वाला सच बोल रहा हो। पर राहुल और निर्मला ने कहा, अरे वो बस हमें डराने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अर्चना बोली, मेरा मन नहीं मान रहा है। पर राहुल ने कहा, अरे तुम फालतू में परेशान हो रही हो, डरो मत, मैं हूं ना। अर्चना राहुल की बात सुनकर बोली, ठीक है चलो। कुछ दूर चलने के बाद राहुल अपने परिवार के साथ उन पेड़ों के बीच में पहुंच गया। वहां जाने के बाद निर्मला बोली, पापा मम्मी आप दोनों खड़े रहो, मैं फोटो लेती हूँ। राहुल और अर्चना खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे कि निर्मला बोली, पापा उस पेड़ के पीछे कोई है। राहुल बोला, कौन से पेड़ के पीछे बेटा। निर्मला ने कहा, मैं तो आप दोनों का उल्लू बना रही थी, आप दोनों तो उल्लू बन गए। निर्मला की ये मस्ती देखकर अर्चना बोली, राहुल तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, देखो कितना मस्ती करने लगी है। अब इस बात पर राहुल और अर्चना में थोड़ी हंसी मजाक होने लगती है। तभी अर्चना बोलती है, पापा पानी दो ना, प्यास लगी है। जब राहुल पानी की बोतल देखता है तो वो खाली होती है। राहुल निर्मला को कहता है, बेटा पानी तो खत्म हो गया है, एक काम करो तुम दोनों यहीं इंतजार करो, मैं अभी जाकर गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल लेकर आता हूँ। निर्मला और अर्चना ने कहा, अच्छा ठीक है। राहुल जा ही रहा था कि अर्चना बोली, थोड़ा जल्दी आना, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। राहुल बोला, बस 2 मिनट रुको, मैं यूं गया और यूं आया। राहुल के जाने के बाद निर्मला अर्चना की फोटो निकालने लगी। उसने कुछ फोटोज निकाले ही थे कि उसने एक बार फिर से कहा, मम्मी उन पेड़ों के पीछे कोई है। अर्चना बोली, बेटा बार बार मस्ती नहीं, ऐसा करोगी तो सब तुम्हें झूठा समझेंगे। पर निर्मला बोली, मम्मी गॉड प्रॉमिस, मैं सच कह रही हूँ। निर्मला की ये बात सुन के अर्चना थोड़ा थोड़ा डरने लगी और राहुल का इंतजार करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, किसी ने उसके सिर पे काफी जोर से मारा और वो बेहोश हो गई। ये सब देख निर्मला काफी डर गई और वो भागने की कोशिश करने लगी, पर उस आदमी ने निर्मला को पकड़ लिया और उसे भी बेहोश कर दिया। जब राहुल वापस उसी जगह आया जहां उसने कुछ देर पहले अर्चना और निर्मला को रुकने को कहा था, वो दोनों वहां नहीं थे। पहले तो उसे लगा दोनों मिलके मस्ती कर रहे हैं, पर कुछ देर यहाँ वहां देखने के बाद जब राहुल ने कहा, चलो अब मस्ती मत करो, बाहर आ जाओ, शाम का टाइम हो गया है, अब हमें घर जाना है, पर राहुल की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही कुछ और देर बाद राहुल काफी परेशान हो गया और वो यहाँ वहां अर्चना और निर्मला को ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढते ढूंढते उसकी नजर निर्मला के कैमरे पर गई। वो कैमरा पेड़ों के बीच में गिरा हुआ था। जब राहुल ने उस कैमरे को ऐसे जमीन पर पड़ा देखा, तब वो समझ गया अर्चना और निर्मला किसी खतरे में है।
राहुल उस कैमरे को उठाकर अपने पास रख लिया और उन दोनों को ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद भी राहुल को निर्मला और अर्चना नहीं मिली। राहुल उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी कुएं पर आ पहुंचा जिसके बारे में उस ढाबे वाले ने बताया था। जब राहुल वहां गया तो उसे कुएं के पीछे किसी का जूता दिखाई पड़ा। राहुल ने जब ध्यान से देखा तो वो जूता उसकी बेटी निर्मला का था। राहुल भागते हुए उस कुएं के पास गया और उसने देखा कि उसकी बेटी निर्मला कुएं के पास बेहोश पड़ी है। ये देखकर राहुल काफी डर गया। उसने तुरंत मुझे फोन किया और उसके साथ घटी सारी बातें मुझे बताई। मैं फौरन ही अपने साथ कुछ लोगों को लेकर खंडवा की तरफ निकल गया। मुझे पहुंचने तक रात हो चुकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो राहुल ने मुझे बताया कि मैं पानी लेने गाड़ी के पास गया था, पर जब वापस आया तो मैंने देखा कि अर्चना और निर्मला कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे कुछ दूर अर्चना का कैमरा मिला। उसे ऐसे पड़ा देख मैं डर गया और उन दोनों को ढूंढने लगा और मुझे निर्मला भी कुएं के पास बेहोश मिली। मैंने राहुल से कहा, इस समय यहाँ किसी को ढूंढना नामुमकिन है। हमें तुम्हारी बेटी को अस्पताल में ले जाना चाहिए और इसी से कुछ पूछना चाहिए। मैं फौरन ही राहुल और उसकी बेटी को अस्पताल ले गया। वहां ले जाने के बाद निर्मला को 3 घंटे बाद होश आया। जब उसे होश आया तब हमने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई और तुम कुएं के पास कैसे पहुंची? तब निर्मला रोते हुए बोली, मैं फोटोज निकाल रही थी, तभी किसी ने मम्मी के सिर पे मार कर उन्हें गिरा दिया और जब मैं भागने लगी तो मुझे भी मार कर गिरा दिया। जब निर्मला से हमने पूछा, क्या तुम्हें उसका हुलिया याद है? तो निर्मला बोली, हाँ, जब उसने मम्मी के सर पे मारा था तब मैंने उसका चेहरा देखा था, पर उसके चेहरे पर बकरी का मुखौटा था और वो लंबा और हट्टा कट्टा था और तो और उसके शरीर से सड़ने की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो धीरे धीरे सड़ रहा है। इतना सब बताते बताते निर्मला रोने लगी और बोली, पापा मम्मी कहाँ हैं? वो ठीक है ना? राहुल ने कहा, हाँ बेटा, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। राहुल निर्मला को सुलाकर मेरे पास आया और बोला, सुशील क्या तुम्हारे ऑफिसर मेरी बीवी को ढूंढ पाएंगे? मैंने राहुल को झूठी तसल्ली नहीं दी और उसे कहा, उस जगह से कई बार लोग गायब हो जाते हैं पर वो कभी मिलते नहीं हैं। राहुल ये सबसे बहुत मायूस हो गया। मैंने कहा, राहुल निर्मला जिस कैमरे की बात कर रही थी वो कहाँ है, दिखाना तो। राहुल ने कहा, ये रहा कैमरा, लो देख लो। जब मैंने कैमरे में फोटो देखना शुरू किया तो मुझे एक फोटो में वैसा ही आदमी दिखा जिसके बारे में निर्मला बता रही थी। उसने बकरी का मुकुट पहन रखा था और उसके शरीर के कुछ अंग सड़े हुए लग रहे थे। उस फोटो को देखकर मुझे ये तो समझ आ गया कि निर्मला सच बोल रही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अर्चना गई तो गई कहाँ। रात होने की वजह से वादियों में ढूंढ पाना मुश्किल था, इसलिए हमें सुबह होने का इंतजार करना पड़ा और सुबह होते ही मेरी टीम राहुल और मेरे साथ अर्चना को ढूंढने निकल पड़ी। वहां जाके हम सब अलग अलग हिस्से में बढ़ गए और अर्चना को ढूंढने लगे। मैं और राहुल अर्चना को एक बार फिर उस कुएं की तरफ ढूंढने चले गए, पर हमें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर तभी अचानक से राहुल की नजर कपड़े के टुकड़े पर गई। राहुल जब उस कपड़े को उठाकर देखने लगा तब वो पहचान गया कि ये उसकी बीवी का कपड़ा है। राहुल फौरन बोला, सुशील सुशील, ये देखो अर्चना का कपड़ा। मैंने जब वो कपड़ा देखा तो कहा, क्या तुम्हें ये सच में लगता है ये कपड़ा अर्चना का है? राहुल बोला, हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह यकीन है ये कपड़ा अर्चना का ही है। मैंने ये सुनते ही अपनी पूरी टीम को यहाँ आसपास में अर्चना को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। काफी देर ढूंढने के बाद हमें अर्चना की लाश एक खड़े में मिली। उसकी लाश को देखकर राहुल अपने आप को संभाल नहीं पाया और रोने लगा। अर्चना की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके शरीर से कई अंग कटे दिख रहे थे और उसका काफी खून यहाँ वहां गिरा पड़ा था। ये सब देखकर हमने फौरन अर्चना की लाश को उठाया और अस्पताल की तरफ निकल गए। वहां पहुंचकर डॉक्टर ने अर्चना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देख के सबके होश उड़ गए। राहुल रिपोर्ट पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। रिपोर्ट में कुछ ऐसा था कि अर्चना के शरीर के कई अंग इंसानी दांतों से कतरे गए थे और कुछ अंग तो पूरी तरह खा लिए गए थे। ये सुनने के बाद निर्मला और राहुल बेसुध पड़ गए। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या और कैसे हो गया। ये सारा काम किसी नरबख्शी का था, पर ये किसने किया हमें कुछ भी नहीं पता। हमने वहां जाकर कई बार छानबीन की पर हमें कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछने के बाद भी हमें कुछ भी पता नहीं चला। कई दिनों तक जांच पड़ताल करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और हमें ये केस बंद करना पड़ा। पर इतने महीने गुजरने के बाद भी राहुल और निर्मला आज भी अर्चना की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हैं और उसी सदमे में आज भी जी रहे हैं।
अर्चना के साथ जो घटा वो काफी दर्दनाक और भयानक था। ये सारा किया कराया नरबख्शी का था, पर कोई सबूत नहीं होने की वजह से ये केस बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, पहली कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको पहली कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुंदर है और मैं पेशे से एक मूर्तिकार हूँ। मुझे मूर्तियाँ बनाने भी आता है और उनके साथ साथ उनके बारे में भी जानकारी रखता हूँ। मैंने कई मूर्तियाँ बनाई हैं और मैं नई नई मूर्तियाँ बनाते रहता हूँ। मैं गांव गांव घूम घूम कर मूर्तियाँ बनाता हूँ। मेरे सामने अच्छे अच्छे मूर्तिकार फीके पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक बार मुझे हीरापुर नाम के गांव से एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था, हमें एक बहुत पुरानी मूर्ति मिली है। हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आएं और इस मूर्ति के बारे में बताएं। हमने सुना है कि आपको मूर्तियों की काफ़ी जानकारी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव आएं और इस मूर्ति के बारे में बताएं। बात बहुत गंभीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द यहाँ आएं और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर आएंगे। मैंने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक बार हीरापुर जाना जरूर चाहिए। मुझे कुछ मूर्तियाँ बनानी थी, तो मैंने सोचा मैं हीरापुर गाँव कुछ दिन बाद चला जाऊँ। पहले अपना बचा हुआ काम पूरा कर लेता हूँ। मैंने कुछ दिनों में अपना सारा काम पूरा कर लिया। एक दिन मैं काम खत्म करके बैठा, तभी मुझे याद आया, अरे मुझे तो हीरापुर जाना था। ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। मैंने फौरन अपनी लुगाई से कहा, अरे ओ रिंकू की अम्मा, जरा मेरे कपड़े तो बांध देना, मुझे कहीं जाना है। मेरी लुगाई बोली, हमेशा घूमते रहते हो, इसलिए कपड़े पहले ही बांध के रखा है मैंने, ले लो और जाओ। मैं अंदर गया और अपना कपड़ा लेकर हीरापुर के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बाद मैं गांव के मोड़ पर पहुंच गया। मोड़ पर मैंने एक आदमी से चिट्ठी लिखा पता पूछा। चिट्ठी में लिखा हुआ था। पूछने पर मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ ही दूर जाने पर एक बड़ा और सफेद घर दिखाई देगा। वही घर इस चिट्ठी वाले इंसान का है। पता पूछने के बाद मैं सीधे सीधे उस पते पर जा पहुंचा जिसने मुझे ये भेजी थी। वहां जाने पर मैंने देखा हर जगह मातम का माहौल बना हुआ है। चिट्ठी लिखने वाले का नाम ऋषि था और ऋषि की तो कल रात ही मौत हो गई। जब मुझे ये पता चला तो मुझे काफी झटका लगा। मैंने सोचा यहाँ आने में देरी कर दी। अगर कुछ दिन पहले आता तो शायद ऋषि से मुलाकात हो जाती। अब मैं सोच रहा था ऋषि के घर वालों से जाकर चिट्ठी के बारे में बात करूं या वापस अपने घर आ जाऊं। काफी सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि मुझे एक बार जाकर ऋषि के घर वालों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऋषि ने उस चिट्ठी में लिखा था कि बात गंभीर है, आप जल्द से जल्द आ जाएं। मैं घर के अंदर चला गया और वहां जाकर एक आदमी से पूछा, भाई साहब, क्या ऋषि का कोई बेटा या बेटी है? वो आदमी बोला, हाँ है तो, पर इस समय वो दोनों काफी परेशान हैं अपने पिता की मौत से। मैंने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? भाई साहब, बात बहुत गंभीर है, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। वो आदमी बोला, वहां देखो, जो सफेद शर्ट में आदमी खड़ा है वही है ऋषि का बेटा राजू। मैंने उस आदमी को कहा, धन्यवाद भाई साहब। इतना कह के मैं राजू के पास चला गया। राजू के पास जाकर मैंने राजू से कहा, मेरा नाम सुंदर है, तुम्हारे पापा ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी में किसी मूर्ति का जिक्र किया गया था और उन्होंने कहा था कि आप जल्द से जल्द आ जाएं, बात गंभीर है। राजू ये सुनते ही बोला, हाँ मुझे पापा ने इस बारे में बताया था। मैंने कहा, क्या बात थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? राजू बोला, कुछ देर इंतजार करो, सारा क्रियाक्रम होने दो, उसके बाद बात करते हैं, तब तक इंतजार करो, कहीं जाना मत। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम सब खत्म कर लो, तब मुझे बताना, मैं यहीं हूँ। इतना कह के मैं घर से बाहर आ गया और राजू भी शाम तक सब खत्म करके अब मुझसे बात करने आया। राजू मेरे पास आया और बोला, करीब 10 दिन पहले हमें हमारे घर के नीचे से एक सोने की मूर्ति मिली। उस मूर्ति के मिलने से सब काफी खुश हो गए थे। हमें लग रहा था ये सोने की मूर्ति हमें माला माल बना देगी। हमने उस मूर्ति के बारे में किसी को नहीं बताया ताकि कोई ये बात गवर्नमेंट को ना बता दे, वरना अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो उस मूर्ति को हमसे लेकर चले जाएंगे और हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरे पापा ऋषि ने कहा, इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और जल्द से जल्द इसे बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पर उस मूर्ति के मिलने के बाद से पापा काफी अजीब अजीब बातें करते थे और दिन भर उस मूर्ति को लेकर बैठे रहते थे। ऐसा लगता था उन्हें उस मूर्ति ने काबू कर लिया हो। वो पूरा पूरा दिन अपने कमरे में उस मूर्ति के साथ बिताने लगे
और जब उन्हें कोई बोल देता कि मूर्ति हमें दे दो, हमें भी देखना है, तो पापा उसे डांट कर भगा देते और बोलते ये मूर्ति मेरी है, मैं ये मूर्ति किसी को नहीं दूंगा। धीरे धीरे पापा का बर्ताव काफी बदलने लगा। कुछ समय बाद तो ऐसा हुआ कि पापा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आते थे। वो मूर्ति के साथ अपने कमरे में दिन भर बंद रहते थे। एक बार मैं रात में पानी पीने के लिए बाहर आया था, तब मैंने किसी की बात करने की आवाज सुनी। पहले तो मुझे ये मेरा भ्रम लगा, पर जब मैंने 2 आदमी की आवाज सुनी तो मैं समझ गया ये मेरा भ्रम नहीं है। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए अपने पापा के कमरे के बाहर आ गया और तब मुझे पता चला ये आवाज मेरे पापा के कमरे से आ रही है। पर उस कमरे में पापा के अलावा और कोई भी नहीं था, तो पापा बात किससे कर रहे थे? मुझे ये सब भ्रम ही लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अगले दिन सुबह जब पापा अपने कमरे से बाहर आए तो हमने देखा कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनकी आंखें पीली पड़ गई थी और उनका शरीर पिचकने लगा था। वो इतने कमजोर हो गए थे कि दरवाजा खोलते ही वो जमीन पर गिर गए। उनकी ऐसी हालत को देखकर हमने फौरन ही पापा के पहचान के डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर घर आए तो वो पापा को देख के चौंक गए। वो बोले, ऋषि की ऐसी हालत कैसे हुई? तुम लोगों ने क्या किया इनके साथ? हमने कहा नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हमने कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर बोला इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इनके शरीर का अधिकांश खून खत्म हो चुका है, इनके शरीर में बहुत कम खून बचा हुआ है, इसी वजह से इनकी आंखें पीली पड़ गई है और इनका शरीर पिचकने लगा है। ये सुनने के बाद घर में सभी घबरा गए। डॉक्टर बार बार कह रहे थे इन्हें क्या हुआ है, तुमने इनके साथ क्या किया है? पर हम उन्हें यही कह रहे थे कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर ने कहा इनकी हालत बहुत खराब है, इनका बच पाना मुश्किल है। इतना कह के डॉक्टर वहां से चले गए। जब मैंने पापा से इस बारे में पूछा, वो बार बार एक ही रट लगा रहे थे, मूर्ति कहाँ है मेरी, मूर्ति लाओ मेरी। पापा की ऐसी हालत देखकर हमें लगा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पर पापा के बार बार एक ही बात कहने पर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ आपकी मूर्ति। जब मैं पापा के कमरे में गया तो वहाँ काफी अजीब बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मांस सड़ रहा है, पर हमारे घर में सब शाकाहारी थे, तो ये मांस की बू कहाँ से आ रही है? मैं यही सोचने लगा। जब मैंने पापा के कमरे की लाइट चालू की, तब मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो मूर्ति जो हमें कुछ दिन पहले मिली थी, वो पापा के बेड पर रखी हुई है, और तो और वो पूरी तरह खून से सनी हुई है। ये देख के मैं काफी डर गया और मैं फौरन ही उस कमरे से बाहर आ गया। अंदर मैंने जो देखा वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफी डरा हुआ था। मैं अपने पापा के पास गया और उनसे इस बारे में सब पूछा तो उन्होंने रोते हुए कहा इस मूर्ति ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये तुम सबको मार देती। पापा की ये सारी बात काफी अजीब लग रही थी, और तो और उनकी बातों पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप ऐसी सब बातें कर रहे हो, ये सब झूठ है, आपका बुरा सपना है। पर पापा ने कहा मेरी नज़र में एक मूर्तिकार है, उसे चिट्ठी लिखो और जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ, वो तुम सबको इस मूर्ति के बारे में बताएगा। पापा की बातें अजीब थी, पर ना चाहते हुए भी उनकी बातों पर यकीन करना पड़ा और आपको चिट्ठी लिखकर भेजना पड़ा। पापा ने कहा मुझे मेरे कमरे में ले चलो, मुझे उस मूर्ति के साथ रहना है, उससे बात करनी है। पर हम उन्हें वहां लेकर नहीं गए क्योंकि पापा की तबीयत उसी कमरे में उसी मूर्ति के साथ खराब हुई थी। पापा बार बार कहते रह गए ले चलो मेरे कमरे में। पर पापा की हालत देखकर हमने उस कमरे को ताला मार दिया और उसे बंद कर दिया और उस कमरे में लोगों का आना जाना बंद कर दिया। एक दिन पापा ने मुझे बुलाया और कहा बेटा राजू, कुछ भी हो जाए पर तू उस कमरे को खोलना मत, वो बहुत खतरनाक है। पापा की कोई भी बात मुझे समझ नहीं आती थी, सारी बातें पहेली जैसी थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा उस कमरे में। देखते ही देखते पापा की तबीयत और बिगड़ती गई और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत काफी बुरी तरीके से हुई थी, जिसे देख कोई भी डर जाता। पर हमने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मूर्ति ने ये सब किया है, इस बात पे कोई विश्वास नहीं करता। राजू ने ये सारी बातें जब मुझे बताई तो मैं भी सोच में पड़ गया, ये ऋषि के साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया जिस वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। मैं ये सब सोच ही रहा था कि राजू ने कहा आप वही मूर्तिकार हो ना जिससे पापा ने चिट्ठी भेजने को कहा था। मैंने कहा हाँ, मेरा नाम सुंदर है, तुम्हारे पापा ने मुझे क्यों चिट्ठी भेजी ये मुझे समझ नहीं आया। तब राजू ने बताया कि पापा कह रहे थे आपको मूर्तियों की काफ़ी जानकारी है और अगर आप यहाँ आओगे तो हमें उस मूर्ति के बारे में बताओगे।
पर आपने आने में देरी कर दी। अब तो पापा ही नहीं रहे, आपको चिट्ठी का जवाब जल्द से जल्द देना चाहिए था। राजू की बात सुन के मुझे काफी बुरा लगने लगा। मैंने सोचा अगर मैं कुछ दिन पहले आता तो शायद ऋषि को कुछ बता पाता, पर अब काफी देर हो गई आने में। मैं राजू को कहा, क्या मैं वो मूर्ति देख सकता हूँ? तो राजू ने कहा, हाँ देख सकते हो आप। पापा भी यही चाहते थे कि आप आओ और उस मूर्ति को देखकर हमें उसके बारे में कुछ बताओ। राजू मुझे अपने पापा के कमरे में ले गया और बोला, यही है मेरे पापा के कमरे में, जाओ और देख लो उस मूर्ति को। जब मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने जो देखा उसे देख के मेरी आंख खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि ये मूर्ति पूरी तरह से लाल हो गई है, पर ऋषि ने चिट्ठी में कहा था कि सोने की मूर्ति मिली है, पर इसे देखने से लग रहा है कि ये खून से बनी हुई है। जब मैंने उस मूर्ति को उठाया और उसे लेकर बाहर आया तो मैंने देखा कि ये मूर्ति खून से सनी हुई है और इसके चेहरे पर मुस्कान है। पर जैसे ही मैंने उस मूर्ति के पीछे वाला हिस्सा देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो मूर्ति मेरे हाथों से छोड़कर गिर गई। मूर्ति गिरते देख राजू बोला, अरे ये क्या किया तुमने, मूर्ति क्यों गिरा दी है? राजू उसे उठाने जा ही रहा था कि मैंने कहा, रुको, इसे हाथ मत लगाओ, ये एक श्रापित मूर्ति है। राजू बोला, श्रापित मतलब? मैं काफी डर गया था और कांपने लगा था। राजू मुझे ऐसे देख चौंक गया। वो बोला, क्या हुआ, बोलो, तुम्हें क्या पता है इस मूर्ति के बारे में? मैंने कांपते हुए कहा, ये मूर्ति राजस्थान में बनी थी। इसे बनाने वाली का नाम भावना था। भावना बहुत बढ़िया मूर्तियां बनाती थी, पर वो मूर्तियों की मदद से काला जादू करती थी। वो मूर्तियों के द्वारा बलि चढ़ाकर शैतान को खुश करती थी। एक दिन राजमहल से राजा सुंभाकर ने कहा, मुझे एक सोने की मूर्ति बनवानी है और अपनी बीवी को देनी है। भावना ने सोने की मूर्ति बनाई और उसी बहाने राजमहल में जाकर रानी की बलि दे दी। पर उसे बलि देते हुए कुछ लोगों ने देख लिया। जब उसे पता चला कि राजा को पता चल गया है कि मैंने रानी की बलि दे दी है, राजा मुझे मारने यहाँ आ रहे हैं, तो उसने खुद को एक चाकू से मार दिया और अपना खून उस मूर्ति पर डाल दिया। इस वजह से भावना की आत्मा इस मूर्ति में कैद हो गई और खून की प्यासी हो गई। जब राजा सुंभाकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भावना ने रानी को मारकर खुद खुशी कर ली है, तो वो काफी टूट गए। रानी की मौत से वो काफी टूट गए थे। इसी वजह से उन्होंने उस मूर्ति को रानी की याद में अपने पास रख लिया। पर देखते ही देखते राजा की तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन वहां राजगुरु आए। जब उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो वो समझ गए ये सब इस मूर्ति की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने इस मूर्ति को कहीं दूर फेंकने का हुक्म दे दिया। और ये वही खूनी मूर्ति है जो तुम्हारे घर में है। जिसको भी यह मूर्ति मिलती है वह उसका खून पी के उसे मार देती है। और तुम्हारे पापा रात भर इसी से बात करते थे। इसी मूर्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया था और धीरे धीरे उनका खून पीने लगी और इसी वजह से तुम्हारे पापा ऋषि की मौत हुई। ये सुनने के बाद राजू काफी डर गया। राजू ने कहा, क्या ये सच है? तो मैंने कहा, हाँ ये सच है। तभी खून पीते पीते ये सोने से खून की हो गई है। ये जिसके पास रहेगी उसका खून पी के उसे मार देगी। जितना खून पिएगी उतना लाल होगी। राजू ने कहा, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? मैंने कहा, नहीं, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। इसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। राजू ये सुनकर और डर गया। राजू बोला, अगर इस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो तब क्या होगा? मैंने कहा, अगर इसे तोड़ा तो भावना की आत्मा बाहर निकलकर और आतंक मचाएगी। इससे बचने का एक ही तरीका है। राजू बोला, क्या है वो, बोलो। मैंने कहा, अगर इससे खुद को बचाना है तो इसे कहीं दूर ले चलो और जमीन में गाड़ दो। राजू ने कहा, क्या ये इससे किसी को मारेगी नहीं? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी प्यास कभी भी नहीं बुझेगी। ये जिसके पास जाएगी उसका खून पिएगी। पर अगर तुम्हें तुम्हारे परिवार को बचाना है तो इसे कहीं गाड़ दो। राजू ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों उस मूर्ति को एक जंगल में ले गए और वहां काफी गहरा खड्डा खोदकर उसके अंदर मूर्ति डालकर उसे भर दिया। राजू और मैंने तय किया कि इस मूर्ति के बारे में हम किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे। हमने उस मूर्ति को गाड़ तो दिया था, पर जब भी उसे कोई निकालेगा उसका कहर एक बार फिर से बरसने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की दूसरी कहानी। अगर आपको आज की दोनों कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानियाँ कैसी लगी। तो मैं अब आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।